हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड इनवर्स from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise and how long will it be before the ball hits the ground? So G value is constant. तो यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, राइट। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 25 मीटर, और हमने जो ऑब्जेक्ट जब तक यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्रो किया है वो पॉइंट है बी। मतलब वो ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वो बी तक पहुँचती है, राइट। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टॉप से बी तक का डिस्टेंस, मतलब कि ए टू बी तक का डिस्टेंस है वाई माइनस वाई ओ, एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसकी ग्राउंड से बी तक का डिस्टेंस है वाई, राइट। तो हमें यहाँ पर पहला फाइंड करना है कि बॉल कितना ऊपर तक जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव लगेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की मोशन ऊपर की तरफ है बट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं टाइमिंग फाइंड पहले करूँगा, राइट। तो टाइमिंग फाइंड करने के लिए मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। तो ए टू बी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, राइट। यहाँ पर फर्स्ट टाइमिंग होगा क्योंकि हमने थ्रो किया है बी से, और फिर बी से वापस भी नीचे आएगा, ग्राउंड तक पहुँचेगा, राइट। तो ये टी1 टाइमिंग हम लोग ले लेते हैं। अब फाइनल स्पीड बी पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो, राइट, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो 20 मीटर पर सेकेंड से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है, राइट। एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिख रहा हूँ, 10 इंटू टी1। ओके, अब टी1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी जो आंसर होगा, तो टी1 इज इक्वल टू वो होगा 2 सेकेंड, राइट। तो ए टू बी ऑब्जेक्ट पहुंचने के लिए ये जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो 2 सेकेंड लेगा, राइट। अब यहाँ पर बी पर पहुंचने के बाद वो नीचे जाएगा और सीधा ग्राउंड पे पहुंचेगा, राइट। तो उसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा क्योंकि अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मौजूद है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, तो वो है y इज इक्वल टू वाई ओ इनिशियल पोजीशन प्लस वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो पूरी ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन होगी, क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुँचेगा तो वो फाइनल तो ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई ओ। तो टोटल ऑब्जेक्ट 45 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग दिस जर्नी, राइट। फिर जो वी ओ टी है उसमें इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी, राइट, इनिशियली। तो इनिशियल स्पीड ज़ीरो होने के कारण अब हम लोग ये टर्म लिखेंगे। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हाफ इंटू ए 10 इंटू टी टू स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, राइट, टी टू स्क्वायर। अब टी टू स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला होगी, वो होगी टी टू इज इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टी टू 3 सेकेंड मिलेगा। अब टोटल टाइमिंग हम फाइंड करेंगे, तो टोटल टाइमिंग वो हमें मिलेगा T1 प्लस T2। तो टोटल टाइमिंग के लिए T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, राइट। तो टोटल टाइमिंग हमें मिलेगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। तो 5 सेकेंड यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर पहले हमें y माइनस वाई ओ फाइंड करने की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता लेता हूँ। हमने y माइनस वाई ओ 45 यहाँ पर जो लिया वो कैसे लिया, तो 25 प्लस वाई माइनस वाई ओ लिया।
तो y माइनस वाई ओ फाइंड करने की यहाँ पर फॉर्मूला में यूज़ करूँगा। अब जर्नी हमें पता है कि ए टू बी से पहले है, राइट। तो ए टू बी जर्नी है, इसीलिए मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा क्योंकि उससे पहले हमारे पास टाइम नहीं था, राइट। तो ये जो मैं क्वेश्चन अभी फाइंड कर रहा हूँ ये एक्चुअली ए का आंसर होगा, तब हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर प्लस 2a वाई माइनस वाई ओ, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, तो बी पर तो पहुँचने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे ऑलवेज वेलोसिटी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वी ओ ज़ीरो। तो हमने 20 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किया है तो 20 स्क्वायर, राइट। फिर आएगा माइनस, क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव में है, 2 इंटू ए 10, राइट। और फिर y माइनस वाई ओ एज इट इज़, ओके। अब y माइनस वाई ओ एज इट इज़, उसके बाद y माइनस वाई ओ को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे y माइनस वाई ओ इज इक्वल टू 400 अपॉन 20। तो 0 0 कैंसिल और ये आंसर हमें मिलेगा y माइनस वाई ओ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर 20 मीटर मिला और इसी वजह से हम यहाँ पर 45 रख पाए, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ओके, तो सिंपल हमें फ्री फॉल समझाना है और एयर रेजिस्टेंस को पूरा नेग्लेक्ट कर देना है। तो मान लीजिए कि जो अर्थ की सरफेस है उसकी थोड़ी सी हाइट पर से किसी ऑब्जेक्ट को मैं फ्री करवाता हूँ, राइट। थोड़े हाइट है, मैं मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है और उसमें से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसके कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर जी लिखते हैं, उसको लिखते हैं स्मॉल जी। जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन को स्मॉल ए लिखते थे, वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल जी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट किया है, राइट। वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम लोग गिराते हैं, छोड़ते हैं, राइट, तो उस हाइट से जो अर्थ की रेडियस है, राइट, वो हाइट ऑब्वियसली अर्थ की रेडियस से तो कम ही होगी क्योंकि अर्थ की रेडियस तो लगभग बहुत ज़्यादा है, 6400 किलोमीटर जितनी है। बट वो जो हाइट होगी वो तो बहुत कम होगी, राइट। तो जी को हम लोग लगभग उसकी जो वैल्यू है उसको कॉन्स्टेंटली हम लोग 9.8 ले सकते हैं, भले कि हम लोग डिस्टेंस हाइट चेंज करें, हाइट अगर और बढ़ा लें। मान लीजिए कि सेकंड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो लॉजिक के हिसाब से दोनों की वैल्यू अलग होनी चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट फिर भी सेकंड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हम लोग एज अ कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हाइट चेंज होने से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, तो इसीलिए उसकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो भी मोशन की बात कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पे हो रही है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि वर्टिकली ही सारी मूवमेंट हो रही है, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो एक्चुअली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाता है क्योंकि नीचे की तरफ होती है उसकी जो मोशन होती है वो, राइट। क्योंकि जो अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव वाई डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जब कभी भी फ्री फॉलिंग की बात आएगी तब हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव जी लेने वाले हैं और उसकी वैल्यू होगी -9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग
इक्वेशंस को यहाँ पर डिराइव करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पहले हम लोग याद करेंगे और फिर उससे इसको कंपेयर करेंगे। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो है y इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं यहाँ पर, वो है वी स्क्वायर माइनस या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू ए वाई या फिर एक्स। ये y और x जो भी आप लिखो, बट वो डिस्टेंस ही है, राइट। तो सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो टर्म है वो तो वही रहने वाली है। अब फ्री फॉल के बारे में मैं इन सारी इक्वेशंस को चेंज करके लिखूँगा। तो पहली इक्वेशन में फ्री फॉल अगर लगाएं तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू, फ्री फॉल है तो इनिशियल स्पीड ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी, राइट। माइनस एक्सीलरेशन के वजह हम लोग माइनस जी लिखेंगे इंटू टी, राइट। तो इसकी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी, माइनस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी और वेलोसिटी मीटर सेकेंड इन्वर्स में होती है, राइट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चलते हैं। तो y इज इक्वल टू, फिर से फ्री फॉल है तो ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस हाफ हो जाएगा तो 4.9 इंटू टी स्क्वेयर मीटर, राइट। इतना डिस्टेंस है। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन वो होगा यहाँ पर वी स्क्वेयर, वी ज़ीरो स्क्वेयर तो ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस टू जी वाई, राइट, इज इक्वल टू, वो वैल्यू होगी माइनस 19.6 इंटू वाई मीटर सेकेंड। यहाँ पर वी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तीनों इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉल। अब हम लोग फ्री फॉल की तीनों कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ होने वाला है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। ये वेलोसिटी है और ये टाइम एक्सिस है। और तीसरा जो ग्राफ है वो पोजीशन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तीन ग्राफ्स होंगे। अब एक्सेलरेशन जो कि हमें पता है फ्री फॉल में नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, राइट। तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है इसीलिए वो फिक्स होने वाली है। तो कॉन्स्टेंटली वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ही होने वाली है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर वो वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो होगी माइनस 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो यहाँ पर टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला है, ग्रेविटी है इसीलिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। फिर उसके बाद चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो स्लांटेड लाइन मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर आप ग्राफ से देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज़ होगी और वो एकदम फिक्स मैनर में इंक्रीज़ होगी। जैसे कि 5 सेकेंड में 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स इंक्रीज़ हो रही है, दूसरे 5 सेकेंड में 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स, तीसरे 5 सेकेंड में 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स, तो बढ़ती जाती है 5 के हिसाब से। इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी यहाँ पर, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी का यहाँ पर पीरियडिक मैनर में इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। अब थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड ग्राफ जो कि है कर्व्ड लाइन, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारा जो वाई ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन मिलेगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो वाई में, मतलब एक्सेलरेशन की अगर फॉर्मूला हम लोग लिखें तो e इज इक्वल टू वन टाइम डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी, बट पोजीशन में वो टू टाइम डेरिवेशन होता है, तो d2y/dt2। तो इसीलिए भी ये ग्राफ हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिस्टेंस इज ट्रांसवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम
by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1 has to 3 has to 5 has to 7. Prove it. तो यहाँ पर गैलीलियो का जो लॉ है ऑड नंबर्स में, तो वहाँ पर रेस्ट पोजीशन में जो फ्री फॉल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का, वो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वैसे इंटीग्रल्स में हमें ये डिस्टेंसेस प्रूव करने हैं कि इंटीग्रल्स होंगे 1 3 5 7 सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें एक टेबल से समझनी होगी, राइट। तो यहाँ पर पहले जो टाइम है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि ये फ्री फॉलिंग है, राइट। तो तब ऑब्जेक्ट भी हम लोग जो जो पोजीशन पे था वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस भी हमें ज़ीरो मिलेगा, राइट। अब फर्स्ट जो टाइमिंग है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, वो है टाउ। मान लीजिए कि ये फर्स्ट टाइम है, राइट। तो तब हमारी जो पोजीशन होगी वो -12 जी टाउ स्क्वायर इनिशियल पोजीशन, राइट। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर वाई ओ लेता हूँ, राइट। यहाँ पर डिफरेंस भी मुझे वाई ओ मिलेगा क्योंकि वाई ओ माइनस ज़ीरो, तो वो वाई ओ ही मिलेगा। तो वाई ओ का जो इंटीजर वैल्यू है वो है 1। उसके बाद जो टाइमिंग है मैं डबल कर देता हूँ टू टाउ। तो अगर 2 टाउ को मैं इस फॉर्मूला में लिखूँ तो वो 4 टाउ स्क्वायर आ जाएगा। तो -4 मैं आगे लिख रहा हूँ और हाफ जी टाउ स्क्वायर एज इट इज़ पीछे। अब -12 जी टाउ स्क्वायर मतलब वाई ओ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये है 4 वाई ओ, क्योंकि 4 एज इट इज़ ए इंटीजर वैल्यू, राइट। तो 4 वाई ओ माइनस वाई ओ वो होगा 3 वाई ओ। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू क्या मिली, 3। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 3 टाउ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 टाउ स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो -9 हाफ जी टाउ स्क्वायर, तो 9 वाई ओ, राइट। 9 - 4 5 वाई ओ, तो वो होगा 5 वाई ओ और इंटीजर वैल्यू होगी 5, राइट। देन अगेन हम लोग आगे फाइंड करेंगे तो 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये इंटीजर्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 हैज़ टू 3 हैज़ टू 5 हैज़ टू 7। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस. It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity VO and the braking capacity or deceleration minus A that is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of VO and A. तो यहाँ पर व्हीकल का स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो जब कभी भी कोई भी व्हीकल अगर मोशन में है तो उसको तुरंत हम लोग अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो जब रुकेगा उससे पहले कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो रोड पे जो व्हीकल्स है उनकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस जो व्हीकल का है उसका इनिशियल वेलोसिटी, राइट, उसकी ब्रेक लगाने की जो कैपेसिटी है और ब्रेक लगाने से व्हीकल में जो डी एक्सलेशन क्रिएट होता है उस पर डिपेंडेंट है। और व्हीकल की जो वी ओ एंड ए है उसके फॉर्म में हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला डिराइव करूँगा। तो अगर इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन के फॉर्म में वो फॉर्मूला डिराइव करनी है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई करना होगा। तो वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर, राइट, प्लस 2ax, राइट। अब हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी जो फाइनल स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। ये उसकी फॉर्मूला मिलेगी हमें। अब
इसमें जो x है वो सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग ds से लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला को मैं चेंज करके लिखूँगा 0 इज इक्वल टू vo स्क्वायर, राइट, प्लस 2a इंटू ds मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब vo स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव vo स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डी एस, और अब ds को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ds इज इक्वल टू माइनस vo स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हो गई स्टॉपिंग डिस्टेंस की, डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, when a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time. Reaction time depends on complexity of the situation and on an individual. You can measure your reaction time by simple experiment. Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger as shown in figure. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate reaction time. Okay, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रिएक्शन टाइम, जब कोई सिचुएशन ऐसी घटती है कि जिससे हमें उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़े, इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करना पड़े, तो ऐसी कभी कभी नीड क्रिएट होती है, राइट। तो उस रिएक्शन को हमने जब किया, उसके पहले थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम है बट थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो जब कोई पर्सन कोई ऑब्जर्वेशन लेता है, कुछ सोचता है और फिर वो एक्शन लेता है, उसके लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इस फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक पर्सन है, वो कार चला रहा है, अचानक एक छोटा सा लड़का बीच रास्ते पे पहुंच जाता है, तो उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक लगाने के बाद, मतलब कि जब उस पर्सन ने देखा बच्चे को और फिर ब्रेक लगाया, ये जो टाइमिंग है उसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। तो आप अपने जो रिएक्शन टाइम है उनका जो मेज़रमेंट है वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो। आपका ये जो एक फ्रेंड है उसको स्केल दे दो और उसको कहो कि स्केल आपके एक जो थंब है और 4 उंगलियां है उनके इस हिसाब से हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया है, राइट, फिगर में दिखाया है, उस हिसाब से उसको यहाँ पर रखना है। जैसे ही जो स्केल है वो फ्रीली फॉल करेगा, तुरंत आपको उसको कैच कर लेना है, राइट। तो यहाँ पर जो स्केल है उसके कारण कुछ डिस्टेंस कवर हुआ और वो डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर। तो रिएक्शन टाइम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर जो स्केल है हम उसको फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं, इसीलिए इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, राइट। एक्सेलरेशन तो एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो है y इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये फ्री फॉल की बात हो रही है तो वहाँ पर इक्वेशन चेंज करेंगे, राइट। अब आगे y इज इक्वल टू v0 है तो बाकी बचा हाफ। अब फ्री फॉल है इसीलिए माइनस जी एंड टी की जगह मैं टी आर लिखूँगा क्योंकि रिएक्शन टाइम फाइंड कर रहे हैं। अब टी आर को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2y अपॉन जी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ टी आर की वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव साइन में नेगलेक्ट करने वाला हूँ। तो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करने के बाद मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट दूंगा, तो टी आर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचेगा सिर्फ रूट 2y अपॉन जी, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे। अब 21 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट
2 इंटू मीटर मतलब के बाय 100, तो 0.21 अपॉन 9.8। तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। मतलब कि ये जो सोचने का टाइम मिला ना, जो रिएक्ट करने का टाइम, वो हमें मिला 0.2 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि आप एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, राइट, और जो दूसरी ट्रेन है वो आपकी डायरेक्शन, आपकी ट्रेन की डायरेक्शन में ही वो भी ट्रैवल कर रही है, राइट। तो आपने ये जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आपकी ट्रेन से ज़्यादा स्पीड से अगर दूसरी ट्रेन जा रही है तो वो आपकी ट्रेन से आगे जाएगी। बट जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ इंसान है, राइट, अगर वो दोनों ही ट्रेन को देखेगा तो दोनों ही ट्रेन, राइट, आपकी ट्रेन दूसरी ट्रेन से और कम स्पीड से जाती हुई दिखेगी, राइट। अगर हम लोग ग्राउंड के रिलेटिव दोनों ट्रेन का वेलोसिटी की बात करें तो वो अगर सेम है तो दूसरी ट्रेन आपको सेम स्पीड, मतलब कि दूसरी ट्रेन आपको मोशन में दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी ट्रेन खुद उतने मोशन में से जा रही है और दूसरी ट्रेन भी खुद उतने मोशन से जा रही है, तो आपको वो ट्रेन रेस्ट पे लगेगी, राइट। बट ग्राउंड पे जो पर्सन खड़ा है उसके लिए दोनों ही ट्रेन मोशन में लगेगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वन डायमेंशनल मतलब कि 1D की बात करें तो 1D में अगर दो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, E और B को हम लोग ध्यान में लेते हैं, मान लीजिए कि E और B यूनिफॉर्म मोशन करें एक ही डायरेक्शन में, तो उनके जो वेलोसिटीज़ है, ए की वेलोसिटीज़ है होगी VA और B की वेलोसिटीज़ होगी VB, राइट। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर मैं t इज़ इक्वल टू 0 टाइम की बात करूँ, मतलब इनिशियल टाइम पे A और B के पोजीशंस में यहाँ पर लिखूँगा, तो फर्स्ट पोजीशन A का वो होगा 0 टाइम पे XA और B का पोजीशन XB ऑन 0 टाइमिंग। तो ये इनिशियल पोजीशंस हो गए। और टी टाइमिंग के उनके पोजीशंस, तो t इज़ इक्वल टू टी टाइम, तो वो हो गए XA ऑफ t एंड XB ऑफ t, राइट। तो ये उस टाइम पे मिलने वाले पोजीशंस होंगे। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन मतलब कि टी टाइम पे मिलने वाला पोजीशन, उसकी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा। तो XA ऑफ t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन XA ऑफ O 0 टाइम पे प्लस VAT। अब क्वेश्चन होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, अब तक तो हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी। तो ये सिंपल आप देख सकते हो कि वेलोसिटी की फॉर्मूला, अगर VA को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होगा अपॉन टाइम, राइट। क्योंकि आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो वो नेगेटिव होगा अपॉन टी, तो वो वेलोसिटी की ही फॉर्मूला होगी, राइट। अब मैं बी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये सेम फॉर्मूला लिखूँगा, तो एक्स बी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बी 0 टाइमिंग प्लस वी बी टी। ओके, अब मैं ए टू बी तक जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया है वो लिखेंगे। तो वहाँ पर एक्स बी ए ऑफ टी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पोजीशंस के डिफरेंसेस होंगे, तो एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी, राइट। अब दोनों की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ये वाली फार्मूला भी और ये वाली फार्मूला भी, दोनों ही मेन इक्वेशन में रखते हैं। तो हमारी फार्मूला क्या मिलेगी, तो टोटल फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स बी ऑफ ओ 0 टाइम पे माइनस एक्स ए, राइट, ऑफ ओ प्लस वी बी माइनस वी ए ब्रैकेट इंटू टी।
तो ये कंप्लीट फार्मूला मिलेगी दो पोजीशंस के, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस का ये एक फार्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक्स बी ए ऑफ टी होगा, राइट, एक्स बी ए ऑफ टी। ओके, अब यहाँ पर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर ए से हम लोग देखते हैं बी का वेलोसिटी, सो अगर ए ऑब्जर्वर है, ए से हम लोग देख रहे हैं बी की वेलोसिटी, तो तब हमारी जो वेलोसिटी होगी उसकी फॉर्मूला होगी वी बी माइनस वी ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो वी बी माइनस वी ए हम लोग लिख सकते हैं वी बी ए। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ वी ए बी, तो वी ए बी की फॉर्मूला क्या होगी, इज इक्वल टू उल्टी हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी होगी ऑब्वियसली, राइट। तो ये रिलेटिवली पहली जो वी बी ए है वो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और दूसरी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग ग्राफ्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर इसको अलग अलग केसेस लेकर हम लोग यहाँ पर इसको समझने वाले। पहला जो है वो केस है अगर वी बी इज इक्वल टू वी ए हुआ, राइट। तो हमारी ये वाली इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली ये टर्म तो चली जाएगी, सिर्फ ये टर्म हमारे पास मिलेगी, राइट। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए जब होगा तब हमारे पास एक्स बी ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बी ऑफ ओ माइनस एक्स ए ऑफ ओ, राइट। ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड चीज़ को एज्यूम करेंगे, अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा तो क्या होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो ये लास्ट वाला टर्म नेगेटिव में मिलेगा, राइट। और कुछ चेंज नहीं होने वाला, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट में अगर हम लोग सी है उसमें पॉसिबिलिटीज़ अगर ऐसी सोचे कि वी ए और वी बी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब कि मान लीजिए वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी ही है, तो यहाँ पर इस टर्म में दोनों का एडिशन हो जाएगा, हमें दोनों को ऐड करना होगा। तो मतलब कि वी ए बी है मान लीजिए अगर, तो वी ए माइनस वी बी की हिसाब से अब मैं वी ए की फॉर्मूला यहाँ पर रखूँगा। तो वी ए क्या है, नेगेटिव वी बी है, तो नेगेटिव वी बी क्या होगा, वो आंसर हमें मिलेगा माइनस टू वी बी, राइट, माइनस टू वी बी। अगर वी बी इज इक्वल टू माइनस वी ए है तो वहाँ पर प्लस टू वी बी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शंस में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम इंटरवल से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ है वो एग्जैक्टली सेम है, वेलोसिटीज़ आर सेम, वेलोसिटीज़ आर सेम, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो तब हमें जो फॉर्मूला लेनी है वो अगर वी ए बी है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, वी ए माइनस वी बी, राइट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए वहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, अब सेकंड ग्राफ की बात कर देते हैं, वो तो वहाँ पर एक पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो एक की स्पीड दूसरे के स्पीड से ज़्यादा होगी, एक उसको क्रॉस करते हुए, राइट, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से ज़्यादा है, राइट। तो एक पॉइंट पे मतलब कि 3 सेकेंड पे दोनों की ही पोजीशन सेम होगी, जो भी यहाँ पर पोजीशन मिलेगी वो पोजीशन हमें 3 सेकेंड पे दोनों की ही सेम मिलने वाली है। तो वहाँ पर जो पोजीशन डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर थर्ड ग्राफ में दोनों ही ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया है।
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि दोनों की पोजीशन सेम होगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। तो एक सेकंड पे दोनों एक दूसरे को लगभग 30 मीटर डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहे हैं, राइट। बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होगी? तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, राइट। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, या फिर दोनों प्लस मिलेंगे या फिर दोनों नेगेटिव मिलेंगे, राइट। दोनों ही डिपेंड करेंगे कि हम लोग कौन सी वैल्यू, कौन सी साइन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आर इनवर्स एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ with a speed of 90 km r inverse. What is the velocity of B with respect to A? B, velocity of ground with respect to B. C, velocity of a monkey running on the roof of a train A against its motion with velocity of 18 km r inverse with respect to the train A as observed by a man standing on the ground. तो दो पैरेलल रेलवे ट्रैक है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में 54 किलोमीटर आर इनवर्स की स्पीड से, और ट्रेन बी साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर आर इनवर्स की स्पीड से जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए के रिलेटिव बी का वेलोसिटी फाइंड करें। तो फाइंड कर लेते हैं पहले वी ए इज इक्वल टू है 54 किलोमीटर पर आर, राइट। तो उसको हम लोग पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 इंटू 5/18 करेंगे तो आंसर होगा 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। फिर वी बी फाइंड करेंगे। तो बी की वेलोसिटी वी बी इज इक्वल टू, वो होगी नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो 90 किलोमीटर पर आर। अब उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा -25 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब सिंपली हमें यहाँ पर b का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट। सो b वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू a, तो उसकी फॉर्मूला होगी vb माइनस वी ए। तो vb माइनस वी ए इज इक्वल टू यहाँ पर -25 -15, तो आंसर होगा दोनों का समेशन बट साइन नेगेटिव, सो -40 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ट्रेन ए ट्रेन बी, राइट, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में 40 मीटर सेकेंड इनवर्स की स्पीड से जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए यहाँ पर उसकी फॉर्मूला, तो v, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑब्वियसली वी जी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो यहाँ पर वी जी माइनस, क्योंकि ग्राउंड है तो वी जी माइनस वी बी। अब वैल्यूज़ रखें तो वी जी ग्राउंड तो कभी भी मूव नहीं होता है, तो 0 -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो 25, तो यहाँ पर आंसर होगा 25 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। फिर नेक्स्ट सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन with velocity of 18 km r inverse with respect to train A as observed by man standing on the ground. तो यहाँ पर पहले तो ग्राउंड के रिलेटिव अगर मंकी का वेलोसिटी यहाँ पर देखें तो वो vm होगा, ये ग्राउंड के रिलेटिव मंकी की वेलोसिटी। अब ए के, राइट, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो वो फॉर्मूला होगी वी एम ए, राइट। तो वी एम ए इज इक्वल टू वी एम माइनस वी ए। तो यहाँ पर वी एम माइनस वी ए वही हमें दिया गया है, और वो है इज इक्वल टू -18 किलोमीटर आवर इनवर्स।
अब किलोमीटर आवर इन्वर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो वो होगा -5 मीटर सेकंड, क्योंकि -18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी उसकी बात करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी Vm इज इक्वल टू 15 - 5, राइट। तो 15 - 5, क्योंकि हमने ये वेलोसिटी ऑफ E यहाँ पर लिखा है, तो 15 - 5 इज इक्वल टू आंसर होगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, राइट, एंड दिस इज एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पर्सन जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पर्सन के रिलेटिव जो मंकी की वेलोसिटी है, उसके लिए ट्रेन और मंकी की वेलोसिटी वहाँ पर उनका सब्ट्रैक्शन होगा, राइट।